स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। उत्तराखंड हिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में हमने बाज बहादुर चंद को पढ़ा और आज हम बाज बहादुर चंद के पुत्र उद्योग चंद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब हमने बाज बहादुर चंद को पढ़ा था तो बाज बहादुर चंद की 1678 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसी मृत्यु के बाद जो चंद राजवंश का शासक बनता है वो बनता है उद्योग चंद, यानी कि 1678 ईस्वी में उद्योग चंद राजवंश का शासक बनता है और 1698 ईस्वी तक ये चंद राजवंश पर शासन करता है। तो 1678 ईस्वी से 1698 ईस्वी तक जो चंद राजवंश का शासक रहा था उद्योग चंद, उसके बारे में हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, जब 1678 ईस्वी में उद्योग चंद राजवंश का शासक बनता है तो सर्वप्रथम ये गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करता है। तो सबसे पहले इसने 1678 ईस्वी में गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करा था। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करा था और इस समय गढ़वाल का जो शासक रहता है वो रहता है फतेहपति शाह। ठीक है, फतेहपति शाह। तो अगर आपका क्वेश्चन बने कि उद्योग चंद के शासनकाल के दौरान गढ़वाल का शासक कौन था, तो वो था फतेहपति शाह। और सर्वप्रथम जब उद्योग चंद राजवंश का शासक बनता है ये इस फतेहपति शाह पर गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, इसके बाद ये नेपाल के डोटी शासक पर हमला करता है या नेपाल के डोटी शासकों पर आक्रमण करता है। देखिए, नेपाल की जो उस समय ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अजमेरगढ़, वहां इसने गद्दी पर बैठने के पश्चात आक्रमण करा। तो अजमेरगढ़ जो कि नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, वहां यह दूसरा आक्रमण करता है। इस समय इसका जो सेनापति रहा था वो रहा था मैसी साहू। तो इसके सेनापति का नाम था मैसी साहू। देखिए, ये क्वेश्चन भी बार बार बना हुआ है कि मैसी साहू किसका सेनापति रहा था। तो मैसी साहू जो सेनापति था वो उद्योग चंद का सेनापति रहा था। इसी के पश्चात 1679 ईस्वी में ये चाँदपुर गढ़ पर आक्रमण करता है। ठीक है, चाँदपुर गढ़ पर आक्रमण करता है। तो गद्दी पर बैठने के तुरंत पश्चात 2 वर्षों में इसने 3 आक्रमण करे, जिसमें सबसे पहला आक्रमण गढ़वाल क्षेत्र पर था जहां का शासक था फतेहपति शाह। दूसरा अजमेरगढ़ जो कि नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, वहां भी इसके द्वारा आक्रमण किया गया। और 1679 में इसने चाँदपुर गढ़ पर आक्रमण करा था। अब देखिए, इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें बरम मुआनी पिथौरागढ़ के ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। इसकी जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो बरम मुआनी पिथौरागढ़ से प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए, बरम मुआनी पिथौरागढ़ से इसका एक हमें ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। तो जो इसका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है हमें बरम मुआनी पिथौरागढ़ से। और इस ताम्रपत्र में इसकी धाई माता बीमारी का उल्लेख करा गया है। ठीक है, धाई माता बीमारी का उल्लेख करा गया है, जिसको इसके राजवैद्य वरदेव जोशी ने ठीक करा था। तो इसका जो राजवैद्य था वो था वरदेव जोशी। ठीक है, तो जो बरम मुआनी ताम्रपत्र है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है उद्योग चंद से, जिसमें इसकी धाई माता बीमारी का उल्लेख करा गया है और जिसको इसके राजवैद्य वरदेव जोशी ने ठीक करा था। इसके बाद जो गढ़वाल का शासक होता है फतेहपति शाह, उसके बदले गढ़वाल का जो दूसरा शासक बनता है वो बन जाता है मेदिनी शाह। ठीक है, तो यहाँ पर गढ़वाल का शासक बदल जाता है फतेहपति शाह से मेदिनी शाह। तो गढ़वाल का जो अब शासक रहता है वो रहता है, गढ़वाल का जो शासक रहता है वो रहता है मेदिनी शाह। मेदिनी शाह। ठीक है, तो गढ़वाल में किसका शासन चल रहा है? अब मेदिनी शाह का चल रहा है। और अगर मैं बात करूं नेपाल की, तो नेपाल में जो शासक राज करता था उसका नाम था देवपाल। ठीक है,
देवपाल था। अब ये दोनों क्या करते हैं, जो गढ़वाल का शासक मेदिनी शाह है और नेपाल का शासक देवपाल है, ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, ये दोनों आपस में संधि कर लेते हैं। ठीक है, जब ये दोनों संधि कर लेते हैं तो इन दोनों से ही उद्योगचंद को भय बना रहता था। क्यों भय बना रहता था? क्योंकि जब उद्योगचंद 1678 ईस्वी में सत्ता पर बैठता है, चंद राजवंश का शासक बनता है, तो इस देवपाल ने उस समय चंद राजवंश की पुरानी राजधानी, चंद राजवंश की जो पुरानी राजधानी थी चंपावत, वहां आक्रमण करा था। ठीक है, तो जिस समय उद्योगचंद शासक बनता है चंद राजवंश का, उसी समय सर्वप्रथम जो नेपाल का शासक था देवपाल, वो चंद राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कह लें या फिर राजधानी कह लें, वो थी चंपावत। तो चंपावत पर उस समय आक्रमण करा था। किसके द्वारा? इस देवपाल के द्वारा, जो नेपाल का शासक रहा था। अब देखो, अब यहाँ पर गढ़वाल की अगर मैं बात करूं तो गढ़वाल का जो शासक था उसने द्वाराहाट क्षेत्र पर आक्रमण करा था, जिसे मूनाकोट ताम्रपत्र में दौरा कहा गया था। ठीक है, तो दौरा किसका नाम था? मूनाकोट ताम्रपत्र में द्वाराहाट का नाम था। इस द्वाराहाट पर उद्योगचंद के टाइम पीरियड पर मेदिनी शाह ने आक्रमण करा था। तो यहाँ पर ये बात निकल कर आती है कि जो मेदिनी शाह था और जो नेपाल का शासक देवपाल था, इन दोनों से ही उद्योगचंद को भय बना हुआ था। क्यों भय बना हुआ था? क्योंकि सर्वप्रथम देवपाल ने चंद राजवंश की राजधानी चंपावत पर आक्रमण करा था, जो पुरानी राजधानी रही थी, और मूनाकोट ताम्रपत्र में द्वाराहाट पर आक्रमण करा था। किसने? गढ़वाल के मेदिनी शाह ने। ठीक है, तो दोनों से ही भय बना हुआ था। अब देखिए, अब यहाँ पर होता क्या है, सन 1682 ईस्वी में उद्योगचंद रघुनाथपुर घाट पर स्नान करने के लिए जाता है। ठीक है, कब? 1682 ईस्वी में प्रयागराज के रघुनाथपुर घाट पर, प्रयागराज के रघुनाथपुर घाट पर। ठीक है, तो 1682 ईस्वी में प्रयागराज के रघुनाथपुर घाट पर उद्योगचंद स्नान करने के लिए आता है। और जब इस बात का पता इस नेपाल के शासक देवपाल को चलता है तो देवपाल कुमाऊं पर आक्रमण कर देता है। अब जब देवपाल कुमाऊं पर आक्रमण करता है और प्रयागराज से होता हुआ कौन? उद्योगचंद वापस आता है, तो यह अपनी सेना को इस देवपाल के पीछे लगा देता है। ठीक है, देवपाल भागता हुआ कहाँ पहुंचता है? नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी में पहुंचता है, जो थी अजमेरगढ़। ठीक है, तो नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी भागता हुआ देवपाल नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ में पहुंच जाता है। अब ये जो नेपाल का शासक था देवपाल, इसका पीछा करते करते उद्योगचंद की सेना अजमेरगढ़ पहुंच जाती है। और जब अजमेरगढ़ पहुंचती है तो देवपाल अजमेरगढ़ से इसकी शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपायलगढ़ में पहुंच जाता है। जुराइल दीपायलगढ़ में पहुंच जाता है। तो देखिए, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी नेपाल की वो थी अजमेरगढ़, और जो शीतकालीन राजधानी रही थी किसकी? नेपाल की, वो थी जुराइल दीपायलगढ़। तो जब 1682 ईस्वी में आक्रमण किया या फिर 1682 ईस्वी में कुमाऊं पर आक्रमण किया देवपाल ने, तो उसी के पश्चात वो भागता हुआ कहाँ पहुंचता है? भागता हुआ वो सर्वप्रथम ग्रीष्मकालीन राजधानी पहुंचता है नेपाल की, जो थी अजमेरगढ़, और शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपायलगढ़ में पहुंच जाता है। ठीक है, इसी के पश्चात सन 1688 ईस्वी में पुनः जो देवपाल होता है वो कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण करता है। ठीक है, देवपाल कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण करता है और कुमाऊं का जो शासक था वो रहा था उद्योगचंद। अब देवपाल के बीच और उद्योगचंद के बीच क्या होता है? एक युद्ध होता है जिसे हम खैरागढ़ का युद्ध कहते हैं। खैरागढ़
का युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो खैरागढ़ का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1688 ईस्वी में देवपाल के बीच और उद्योतचंद के बीच लड़ा गया था। अब देखो, यह जब युद्ध होता है तो इस युद्ध में देवपाल की पराजय हो जाती है। जब इस देवपाल की पराजय होती है तो इसके पश्चात उद्योतचंद और देवपाल के बीच एक संधि होती है जिसे हम खैरागढ़ की संधि कहते हैं। ठीक है, तो खैरागढ़ की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1688 ईस्वी में, और खैरागढ़ का जो युद्ध था वो भी कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। इसी खैरागढ़ के युद्ध के बाद हुई थी खैरागढ़ की संधि। अब देखो, इस संधि के पश्चात जो नेपाल का शासक देवपाल रहा था, जो नेपाल का शासक देवपाल था, उसने कुमाऊं के राजा को कर देना स्वीकार करा। तो उद्योतचंद चंद राजवंश का पहला ऐसा शासक था जिसने नेपाल के शासक को कर देने पर विवश करा, कर देने पर विवश करा था। ठीक है, तो उद्योतचंद ने ही नेपाल के शासक को कर देने पर विवश करा था। देखिए, इस अभियान में उद्योतचंद का एक सेनापति होता है हीरू देवबा। ठीक है, तो इस अभियान में जो युद्ध था खैरागढ़ का युद्ध, इस युद्ध में इसके सेनापति हीरू देवबा की भी मृत्यु हो गई थी। अब इसके पश्चात जब यह संधि हो जाती है जिससे नेपाल का शासक कर देने लग जाता है कुमाऊं क्षेत्र पर, इसी के बाद जो उद्योतचंद था उसने अल्मोड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, त्रिपुरा पार्वतीश्वर मंदिर, उद्योत चंद्रशेखर मंदिर, और रंग महल व तल्ला महल का निर्माण करा, तल्ला महल का निर्माण करा। तो उद्योतचंद ने जब संधि हो गई थी नेपाल के शासक के बीच, इसी के पश्चात इसने अल्मोड़ा क्षेत्र में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, पार्वतीश्वर मंदिर, उद्योत चंद्रशेखर मंदिर और साथ साथ रंग महल और तल्ला महल का निर्माण करा। अब देखिए, सन 1696 ईस्वी में, सन 1696 ईस्वी में क्या होता है? सन 1696 ईस्वी में पुनः देवपाल कुमाऊं के क्षेत्र पर आक्रमण कर देता है। देखिए, यहाँ पर हुआ क्या था? यहाँ पर हुआ था कि जो देवपाल था, जो संधि हुई थी देवपाल के बीच और उद्योतचंद के बीच, उस संधि के बाद इसने कर देना स्वीकार करा था और सन 1686 ईस्वी में इसने उद्योतचंद को कर देने से मना कर दिया। जब इसने उद्योतचंद को कर देने से मना कर दिया तो दोनों के बीच पुनः एक युद्ध हुआ, यानी कि उद्योतचंद और देवपाल के बीच पुनः युद्ध होता है। ठीक है, दोनों के बीच पुनः क्या होता है? एक और युद्ध होता है। अब इस युद्ध में उद्योतचंद की पराजय होती है, यानी कि इस युद्ध में विजय कौन रहा था? देवपाल विजय रहा था और उद्योतचंद को पराजय का सामना करना पड़ा था। अब देखो, ये जो युद्ध था, इस युद्ध में इसकी सेना का, यानी कि उद्योतचंद की सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति शिरोमणि जोशी मारा गया था। ठीक है, जब शिरोमणि जोशी मारा गया तो उद्योतचंद की सेना कमजोर पड़ने लगी और उद्योतचंद की सेना हार गई। इसी के पश्चात उद्योतचंद ने शांति के मार्ग को अपनाया। ठीक है, तो 1696 ईस्वी के युद्ध के पश्चात उद्योतचंद शांति के मार्ग पर चलने लगा। ठीक है, शांति के मार्ग पर चलने लगा और इसी शांति के मार्ग पर चलने के कारण, यानी कि अपने अंतिम दिनों में शांति के मार्ग पर राजपाट पर को छोड़ने के कारण इसे उत्तराखंड का तपस्वी भी कहा जाता है। तो उत्तराखंड का तपस्वी कहा जाता है किसे? उद्योतचंद को। देखिए, उत्तराखंड का तपस्वी कहा जाता है उद्योतचंद को। और साथ साथ इसने 1000 दीपों को जलाकर लक्ष्य दीपावली मनाई।
लक्ष्य दीपावली मनाई थी। ठीक है, 1698 ईस्वी में इसने अपनी गद्दी अपने पुत्र ज्ञानचंद द्वितीय को सौंप दी। ठीक है, तो इसके बाद जो उद्योगचंद के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है 1698 ईस्वी में ज्ञानचंद, जिसे हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।